तो बच्चों इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अम्ल तथा क्षार के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में। अब देखिए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल के जो भौतिक गुण है वह यह है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है। अम्ल कोई भी एसिड अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अगर हम किसी अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा। यह दर्शाता है कि जो वह सॉल्यूशन है वो अम्ल है। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अगर मैं किसी भी अम्ल को जल में डालूंगी तो मुझे H+ आयन मिलेंगे। ओके, जो एसिड शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। देखिए ये हमारी डेली लाइफ चीजें हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। विनेगर जो होता है सिरका, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये लेमन और ये ऑरेंज, इनमें जो है सिट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं। और ये इमली, इन सब चीज़ों में जो है अम्ल पाया जाता है। अब देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में जितनी ज़्यादा H+ आयन की मात्रा देते हैं वह अम्ल उतने ही ज़्यादा प्रबल होते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसके उल्टे, जैसे कि जो जलीय विलयन में कम H+ आयन की मात्रा देते हैं वह दुर्बल अम्ल होते हैं। ज़्यादातर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें COOH पीछे लगा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और वो दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दुर्बल अम्ल में ज्यादातर हमारे जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं जिनमें पीछे COOH ग्रुप लगा होता है। अब सांद्र अम्ल क्या होते हैं, वह अम्ल जिनकी सांद्रता ज्यादा होती है, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जिनमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा कम है। अगर हम सांद्र अम्ल में जल मिलाते रहेंगे तो वह अम्ल जो है वह तनु अम्ल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है तो वह तनु अम्ल होते हैं। जो सांद्र अम्ल होते हैं वह ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि अगर वह उनके साथ अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गिर जाए हल्का सा भी हमारी स्किन पे तो वो जल सकती है। तो सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये सब भौतिक गुण हैं अम्ल के। आइए पढ़ते हैं क्षारक के भौतिक गुण। क्षारक जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें लाल लिटमस पत्र डालते हो तो वह नीला कर देगा। जो क्षार है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। यह जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जैसे जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यह जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और जो क्षारक जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देता है वह उतना ही प्रबल होता है। जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देता है वह उतना ही प्रबल होता है। तो प्रबल क्षारक क्या होते हैं, जैसे NaOH, KOH और COH2, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फिर दुर्बल क्षारक क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जल्दी से OH आयन नहीं अपना लूज करता पानी में, तो इसलिए यह दुर्बल क्षारक है। अब यहीं पर बेटा हम बात करते हैं क्षार की, जिसे हम एल्कली भी कहते हैं। क्षार क्या होता है, वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। सारे क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक और टर्म बेटा आपकी आ जाती है लवण। लवण क्या होते हैं, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्राप्त होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, अगर हम बात करें तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH की अभिक्रिया होती है। तो ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है।
इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है और जल मिलता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हमें मिलता है लवण, मतलब सॉल्ट। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं क्षारक के। और बेटा ये यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारी डेली लाइफ में जो हम चीजें यूज करते हैं जिनमें क्षार उपस्थित है, नायलॉन की जो रस्सी आती है जिसपे कपड़े सुखाते हैं या जुराबें होती हैं इसकी, तो वो उसमें क्षार उपस्थित होता है। वॉशिंग सोप्स में, वॉशिंग डिटर्जेंट्स में क्षार उपस्थित होता है। एंटी एसिड्स में क्षार उपस्थित होता है जो हमारी पेट जो एसिडिटी होती है उसे कम करता है। देन फर्टिलाइजर्स में जो हम यूज करते हैं खेती में, जो पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भी क्षारक उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं सूचकों की। सूचक क्या है? देखिए, किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाने वाला जो पदार्थ होता है उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स कहते हैं इसको। कोई भी अगर हमें विलयन दिया गया है, हमें जांच करनी है कि क्या वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय, तो हम सूचकों का उपयोग करते हैं। अब इनका जो रंग होता है या इनकी गंध, ठीक है, या इनका कलर या स्मेल जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कौन कौन से रंग बदलते हैं, किस प्रकार बदलते हैं, हम वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि सूचकों के कितने प्रकार हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक जो नेचुरली पाया जाता है। दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक जिसे बनाया जाता है, सिंथेसाइज्ड है जो। और तीसरा गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इन्हें हम कहते हैं, जो अपनी गंध बदल लेते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में। देखिए, प्राकृतिक सूचक क्या है? ये पौधे में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल या हल्दी, ये सब उदाहरण हैं प्राकृतिक सूचक के। अब हम बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचकों की। इनके जो कि बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन। तो ये सब कृत्रिम या संश्लेषित सूचक हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। तो ये अपने रंग में परिवर्तन करते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में। वहीं जो लास्ट आते हैं गंधीय सूचक, जैसा कि नाम दर्शाता है, ये अपनी गंध बदल लेते हैं, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में इनकी गंध बदल जाती है। इनके उदाहरण हैं जैसे प्याज, वनीला एक्सट्रैक्ट या लौंग का तेल। तो ये सब सूचक हैं, सूचक के प्रकार हैं, ठीक है। और सूचक की परिभाषा है कि सूचक का कार्य क्या होता है। आइए अब देखते हैं कि इनके रंग में क्या परिवर्तन आता है। सपोज अगर हमारे पास लिटमस पत्र है, यह अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के साथ नीला रंग। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ लाल रंग देती है और क्षार के साथ हरा रंग। अगर हम वही बात करें हल्दी की, जो कि बहुत ही कॉमन है, सब घरों में पाई जाती है, अम्ल में ये कोई बदलाव नहीं देती अपने रंग में। और क्षार में अगर हल्दी में हम क्षार डालेंगे या क्षार के ऊपर हम हल्दी छिड़केंगे तो वह लाल रंग की हो जाएगी। हाइड्रेजिया के जो फूल हैं ये अम्लीय माध्यम में नीला रंग देते हैं और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग। फिनोफ्थलीन जो होती है वैसे ये रंगहीन होती है। फिनोफ्थलीन इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये अम्लीय में भी रंगहीन रहती है, बट ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज जो है यह अम्लीय अम्ल के साथ लाल रहता है और क्षार के साथ पीला रंग देता है। वहीं अगर हम बात करें प्याज के रस, वेनिला एसेंस, तो यह अम्ल के साथ तीखी गंध देते हैं और क्षार के साथ कोई गंध नहीं। वेनिला एसेंस अम्ल के साथ समान गंध देती है, क्षार के साथ गंध कोई नहीं देती। लौंग के साथ समान सेम स्मेल रहती है और क्षार में ये तीनों कोई भी स्मेल नहीं देती, इनकी स्मेल जो होती है वो हट जाती है। तो ये परिवर्तन है जिनसे हमें पता लगता है कि कोई भी जो विलयन है या कोई भी जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। आइए अब हम, अभी तक हमने पढ़ा था बेटा अम्ल और क्षारकों के भौतिक गुण, उनका स्वाद कैसा होता है, जल में कितने घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उनके रासायनिक गुण। देखिए पहला जो रासायनिक गुण है, इंपॉर्टेंट है,
धातु की अभिक्रिया के अम्ल और क्षार जो होते हैं, क्षारक जो होते हैं, वह धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण देते हैं तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। बेटा देखिए, अब हम कुछ गैस की जांच के बारे में, टेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत जरूरी है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। देखिए, जब भी हम किसी एसिड में धातु डालते हैं तो लवण बनता है, उस धातु का लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। वहीं अगर हम किसी क्षार में धातु डालते हैं तो उस धातु का लवण बनता है क्षार के साथ तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो अम्ल जमा धातु हमें देते हैं लवण और हाइड्रोजन। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक परख नली है, उसके अंदर हमने कोई अम्ल डाला है। वो अम्ल अगर HCl है सपोज, और जो ये धातु है ये जिंक की है, तो जब एसिड और वो धातु रिएक्ट करेंगे तो हमें बुलबुले दिखाई देंगे। वो बुलबुले किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के। सेम प्रक्रिया जो है वो क्षारक के साथ होगी। क्षारक जब है किसी धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दिखेंगे। अब देखिए, अब वो बुलबुले जो निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के ही हैं। ये पता करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं पॉप टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, वो परख नली जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, उसके आगे अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पट पट जैसे पटाखे के में से ध्वनि आती है ना, वैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए इस टेस्ट को पॉप टेस्ट कहते हैं और यह टेस्ट हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कैसे होती है अम्ल के साथ तथा क्षारक के साथ। देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, तो ये तो कैंसिल है। अब देखते हैं अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे अम्ल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु है सोडियम कार्बोनेट। ये लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण है, HCl जब है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें NaCl जमा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलता है। अब देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके भी बबल्स, इसके भी बुलबुले दिखते हैं अभिक्रिया में। अब इसकी जांच करने के लिए कि जो गैस उत्सर्जित हुई है अभिक्रिया में वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसके लिए हम उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं और चूने के पानी में उस गैस को प्रवाहित करने पर चूने का जो पानी है वह दूधिया हो जाता है। चूने का पानी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइम वाटर। इट टर्न्स मिल्की, जो चूने का पानी है वह दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाने पर। कैसे? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले हैं, अगर हम ये जो हमारा विलयन है, ये विलयन है हमारा CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब चूने का पानी। इसमें अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाऊंगी तो वो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, देन वो एकदम दूधिया हो जाएगा। तो ये शो करती है कि जो गैस पास हुई है उस अभिक्रिया में वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखिए, COH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा सफेद अवक्षेप होता है। ये धीरे धीरे ये अवक्षेपण बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। CaOH होल ट्वाइस जो है वो CaCO3 में कन्वर्ट हो रहा है। अधिक मात्रा में अगर हम डालेंगे, अगर हम अधिक और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में बनता है। एक्वस का मतलब है कि ये जल में घुलनशील होता है। शुरू में तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो अवक्षेपण बनाता है, बाद में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है जो कि हमारा जल में घुलनशील होता है।
तो इस प्रकार जो है अम्लों की अभिक्रिया होती है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ। लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी टेस्ट की जांच कैसे होती है? अगर हम इसे चूने के पानी से प्रवाहित कराएं तो वह दूधिया हो जाता है। अब देखते हैं अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए, जब भी अम्ल और क्षारक रिएक्ट करते हैं लवण तथा जल मिलता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल व क्षारक मिलकर लवण व जल बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को, और निर्माण होता है लवण का। देखिए, अब इसके भी प्रकार हैं, जैसे कि अगर एक प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक मिले। अगर हम कोई ऐसा अम्ल ले रहे हैं जो कि प्रबल है और क्षारक ऐसा ले रहे हैं जो कि दुर्बल है, तो किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? अम्ल का। तो हमें जो लवण मिलेगा उसकी जो गुण होगा वह अम्लीय होगा। ठीक है, तथा जल और विलयन। अब वो अम्लीय लवण मिल रहा है हमें, तो विलयन का जो पीएच है वो 7 से कम होगा, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल है। 7 से कम वाले अम्लीय, 7 पीएच से ज्यादा वाले क्षारीय। ये भी हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। तथा तो प्रबल अम्ल, देखिए आप ये ध्यान रखिए, जो चीज प्रबल होगी, तो जो अम्ल या क्षारक में से जो चीज प्रबल होगी तो जो लवण है वह भी उसी प्रवृत्ति का ही बनेगा। अब अगर प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण बनेगा, प्रबल क्षारक है तो क्षारीय लवण बनेगा। अब क्षारीय लवण अगर बन रहा है और जल तो बनेगा ही हर अभिक्रिया में। अगर क्षारीय लवण बन रहा है तो पीएच का जो मान है वो 7 से ज्यादा होगा। अब अगर अम्ल और क्षारक की प्रबलता या दुर्बलता समान है तो जो लवण है वह उदासीन बनता है। अगर दोनों अम्ल या क्षारक प्रबल हैं तो जो लवण है उदासीन बनता है। अगर दोनों अम्ल या क्षारक दोनों दुर्बल हैं, अगर इनकी दुर्बलता और प्रबलता समान है तो जो लवण है वह उस केस में भी उदासीन ही बनेगा। अगर उदासीन बनेगा तो पीएच जो है वो 7 के बराबर होगा विलयन का। तो यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से लवण के टाइप है कि लवण अम्लीय बनेगा, क्षारीय बनेगा या उदासीन बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसका उदाहरण दीजिए। ये भी पूछा जाता है अगर आपका प्रबल अम्ल है और तथा दुर्बल क्षारक है तो जो लवण है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में HCl अम्ल तथा NaOH जो है हमारा क्षार है, यह मिलके जल तथा NaCl लवण बनाते हैं, विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आइए अब हम बात करते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। देखिए, ऑक्साइड दो प्रकार की होती है, धात्विक तथा अधात्विक। अम्ल जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्या होती है? धातु की ऑक्साइडें, ऐसी ऑक्साइड जिनमें धातु है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो ये सब धातु की ऑक्साइड्स हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइडें हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वह लवण तथा जल प्रदान करती हैं। अब धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो होती है वह क्षारीय होती है। ओके, उसके बाद हम उदाहरण जैसे हैं, ये देखिए, धात्विक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते तो लवण तो मिलेगा ही, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल। अब अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है? अधातु की ऑक्साइडें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब अधातु हैं। इनकी ऑक्साइडों को अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइडें जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो भी लवण तथा जल मिलता है। अब देखिए, धात्विक ऑक्साइडें जो हैं इनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है।
अधात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। आइए देखते हैं क्यों। देखिए, अब ऊपर है आपके पास कुछ ऑक्साइड्स दिए गए हैं। इनमें से अगर हम इन्हें बांटे तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड ये धात्विक ऑक्साइड्स हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अधात्विक ऑक्साइड्स हैं। अब धात्विक ऑक्साइडें क्षारीय इसलिए होती हैं क्योंकि वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार उत्पन्न करती हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय इसलिए होती हैं क्योंकि वह जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल उत्पन्न करती हैं। ये ही रीजन है कि धात्विक अधात्विक ऑक्साइड्स का क्षारीय तथा अम्लीय होने का ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। धात्विक अधात्विक ऑक्साइड के उदाहरण भी पूछे जाते हैं। आपसे यह भी पूछा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय क्यों होती हैं, क्योंकि वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार उत्पन्न कर रही हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय क्यों होती हैं, क्योंकि वे जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अब हमने जो भी इस वीडियो में समझा है अम्ल और क्षार की जो भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, ये अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं का एक बार संक्षेप है, हम समझ लेते हैं। देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल जो है, अम्ल की जो अभिक्रियाएं हैं ये धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन देता है। अम्ल जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रदान करता है। देखिए, जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकास जरूर होगा। और इसको जांच जो हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कैसे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इसको हम चूने के पानी के साथ मिलाते हैं तो वह दूधिया हो जाता है। ठीक है, वहीं अब अम्ल की अभिक्रिया जो है धातु ऑक्साइड के साथ यह लवण तथा जल देता है। लवण हर अभिक्रिया में बनेगा, आपको बाय प्रोडक्ट्स ध्यान में रखने हैं। और जहां पर कार्बोनेट की बात है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, अब हम क्षार की अभिक्रियाएं देख लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले क्षार जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते। क्षार जो है धातु के साथ लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, वही उदासीनीकरण की अभिक्रिया है ये भी। क्षार जो है धातु अधातु ऑक्साइड के साथ मिलकर लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। तो ये जो थी अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमने अम्ल और क्षारक की भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा है। हमने सूचकों के बारे में पढ़ा है, सूचकों के बारे में, सूचकों के प्रकार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी वो उसमें हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर का वो सेकंड पार्ट होगा। तो आपको अगर इस वीडियो में समझ आया है बेटा थोड़ा सा भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे हम वीडियोस और हिंदी मीडियम में भी निकालेंगे। थैंक यू।